नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो प्रॉपर्टी गुरु में हम हमेशा की तरह आपके लिए आज भी लेकर आए हैं एक ताज़ा तरीन एपिसोड, जहां पर ढेर सारी बातें होने वाली है प्रॉपर्टी बाजार के बारे में, नए ट्रेंड्स के बारे में। आपके सवाल बनेंगे उनके माध्यम और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और ये सारी बातचीत हमारे साथ करने के लिए आज हमारे प्रॉपर्टी गुरु बने हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, और आई होप कि सब ठीक है, क्योंकि नया वेरिएंट, नए कंसर्न्स, बहुत कुछ होने लगा है फिर से बीते दिनों में। आई होप कि इसका हमारे जीवन पे तो असर ना ही पड़े, और साथ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रॉपर्टी बाजार को भी इस नए वेरिएंट को लेकर कुछ चिंताएं होने लगी हैं? जी विपिन जी, अभी तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि इस वेरिएंट के कारण हमारे इकोनॉमिकली कोई चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये काफी फ्रेश है फिलहाल। ऑब्वियसली अब हम जब भी न्यूज़पेपर उठाते हैं, ऑनलाइन कोई न्यूज़ चेक करते हैं, तो ओमिक्रॉन की ही बात हो रही है। एक तरह से ये भी है कि अब अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो डेल्टा शायद जा चुका है और ओमिक्रॉन आ गया है। हाउएवर, अगर ये भी एक हार्ड हिटिंग वेरिएंट हो जाता है, तो जो मैंने एक ट्रेंड देखा है पिछले एक साल के अंदर, डेवलपर्स की सेल्स को ऐसे इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास इन्वेंटरी का चैलेंज रहता है, जो मैं हर बार बात करता हूँ। और वो क्यों है? क्योंकि नए प्रोजेक्ट लाने के लिए घबरा रहे हैं लोग। कुछ लीडिंग बिल्डर्स हैं जो, और कुछ सिटीज हैं जहां पे ज्यादा लॉन्चेस हुए, बट बहुत सारे शहर हैं जहां पे लॉन्चेस होने हैं, तो वो और पुश बैक हो जाते हैं। उसके कारण क्या है कि एट सम पॉइंट इन्वेंटरी चैलेंज आ जाता है और कस्टमर को अपने पसंद का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। और क्यों ये आगे डिले कर रहे हैं डेवलपर्स, जबकि उनके पास काफी अप्रूवल्स हैं, काफी लैंड्स हैं। लेबर की शॉर्टेज होने लग जाती है, फिर आपको ये नहीं पता है कि डिमांड कैसे रहेगी। तो डेवलपर्स अनईजी हैं कि हम लॉन्च करें या ना करें, क्योंकि कुछ पता नहीं कि अगले 3 या 4 या 6 महीने के लिए फिर से डिस्ट्रप्शन आ जाए। हाउएवर, करंटली हमें ऐसा दिख रहा है कि डिमांड स्ट्रांग होने के कारण लॉन्चेस आना काफी इम्पोर्टेंट और जरूरी हो गया है, और होगा भी, क्योंकि बिजनेस में रहने के लिए आपको प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है। चलिए, बढ़िया, हम और बातचीत करते हैं आपसे आशीष साहब। अब सवालों को इनका जरिया बना लेते हैं। हमारे साथ स्नेहा गुप्ता जुड़ गई हैं नवी मुंबई से फोन लाइन पर। स्नेहा जी, कैसी हैं आप, और क्या सवाल रहेगा आपका? तो मेरा सवाल है कि मैंने रहेजा सोलारिस जूही नगर करके एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जी। और वो लीज आपकी 99 इयर्स की है और एमआईडीसी का लैंड है, जिसमें जिसकी लीज का एक्सपायरी टर्म होगा अनदर 40 इयर्स फ्रॉम नाउ। So my question is कि whether we should go ahead doing investment in such a property and what is the fallback option? अच्छा, ठीक है जी, अच्छा सवाल है ये आपका कि एक ऐसी जमीन पर बने जहां पर लीज के लिए बस 40 साल रह गए, क्या ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? लेकिन क्या ये लीज बढ़ती भी होगी, और क्या इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म है? तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। तो आशीष जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? विपिन जी, टेक्निकली तो लीज रिवोक हो सकती है, बट जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे पूरा नोएडा ही अगर आप देखें तो लीज होल्ड लैंड ही है, फ्री होल्ड लैंड है नहीं। तो ये लीज जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, एंड ज्यादातर मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वगैरह में काफी सारी जो लैंड होती है वो गवर्नमेंट ही ओन करती है, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी ओन करती है, और वो सेल नहीं होती है। तो मोस्टली ये परपेचुअल लीजेस ही होती हैं। एक ही चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो मैं ये रहेजा सोलारिस बोलते हैं, तो ये रहेजा यूनिवर्सल ग्रुप है, जो एक डिफरेंट ग्रुप है देन के रहेजा कॉर्प। ओके, तो रहेजा यूनिवर्सल मुंबई में एक और डेवलपर है, नेम सिमिलर साउंडिंग है। तो अगर मेरे हिसाब से तो इसमें ऐसा कोई इशू आना नहीं चाहिए। बाकी दे कैन कंसल्ट द लीगल टू अंडरस्टैंड कि क्या ये लीज वाकई में रिवोक हो सकती है, नहीं हो सकती। बट अक्रॉस द कंट्री काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो लीज होल्ड लैंड पे ही बने हुए। राइट। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन आप इन्हें देना चाहेंगे? मतलब अगर वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें तो उनको कुछ प्रोजेक्ट्स नवी मुंबई में मिल सकते हैं, बट जो प्रोजेक्ट की लोकेशन और ओवरऑल काफी बड़ा लैंड पार्सल है, जो एमिनिटीज होंगी, जिस हिसाब से उन्होंने इसे पसंद किया है,
उस तरह का रेप्लिकेटेड प्रोजेक्ट मिलना में भी मुश्किल होगा। स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स आपको भी मालूम है, नवी मुंबई में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत बड़े लैंड्स पे नहीं होते, दे आर जी छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो अगर उस तरह का कुछ पसंद आ जाए तो मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी देयर। राइट। तो स्नेहा जी, जो मुख्य सवाल आपका था, तो ऐसी कोई खास बात है नहीं, ये जो लीज वाला सिस्टम है चलता है, लेकिन इसमें लीज रिन्यू भी होती है। आमतौर पे देखा नहीं गया कि ऐसे रिवोक कर ली जाए बीच में, या उसकी वजह से जो उस पर प्रोजेक्ट बने हैं वो अटक जाएं। तो जा सकते हैं आप। और जहां तक अल्टरनेटिव की रही, तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट, बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स नवी मुंबई में कटते हैं और वहां पर स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स बनती हैं, तो वो ऑप्शन हमेशा आपके पास रहेंगे। बट फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ एनी दिस मैग्नीट्यूड तो आप देख लें, बाकी लीज के कारण इस तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। राइट, हम अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। विक्की दुग्गल साहब है गुरुग्राम एनसीआर से। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन ये है जी कि अब जैसे गुड़गांव में और मोहाली में अगर हम कंपैरिजन करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में कहाँ ज़्यादा बेनिफिशियल है? मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव में? जी, आप तो आप प्लॉट लेना चाहते हैं विक्की साहब? हाँ जी, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और साथ में उस हिसाब से सेटल डाउन भी होना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ ऑप्शन बेटर रहेगी कि गुड़गांव ऑप्शन बेटर रहेगी, वहीं पे सेटल होके वहीं पे ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। चलिए बढ़िया है। तो थोड़ा सा मुझे अपना बजट भी बता दीजिए और साइज भी बता दीजिए, क्या देख रहे हैं आप? तो बजट अराउंड 3-4 के आसपास, और उस साइज में जो भी गुड़गांव में आ जाए, जैसे वहाँ पे डीएलएफ फेज 1 है, 2 है, 4 है, और फिर जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे नए प्लॉट्स आ रहे हैं वहाँ है। तो 3 से 4 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि आप बजट रख रहे हैं? और मोहाली में मेरे को इतना आइडिया नहीं है, तो वो आप गाइड करेंगे। जी, आप जो 3-4 बोल रहे हैं, तो 3 से 4 करोड़ रुपए में से समझूं? यस सर। ठीक है, ओके। तो एक बढ़िया बजट है इनके पास आशीष जी। और अब ये है कि एनसीआर में गुरुग्राम की तरफ जाएं या फिर चंडीगढ़ या उसकी जो सैटेलाइट टाउन्स है उनकी तरफ बढ़ें, और फिर ये वहीं पे प्लॉट लेके वहीं पे सेटल होना भी चाहते हैं? विपिन जी, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के हिसाब से हमेशा टीयर 1 सिटीज ज्यादा बेनिफिशियल रहती हैं, क्योंकि आपका जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो ग्रोथ है, इन शहरों को पहले टच करती है बिफोर इट गोज टू टीयर 2, टीयर 3 सिटीज। टीयर 1 सिटीज में ट्रांजैक्शंस जो है वो ज्यादातर क्लीन होती हैं। जितनी आप छोटे शहर में जाते हैं, वो जितनी वैल्यू बढ़ती जाती है उतनी ही ट्रांजैक्शन में दूसरे कंपोनेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं। और मल्टीनेशनल्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, बहुत सारे तरह के बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं। ये आगे अभी भी और आने वाले सालों में भी वो अपने आप को पहले टीयर 1 सिटीज में ही एस्टेब्लिश करते हैं। तो अगर गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर को हम टीयर 1 बोलते हैं, तो मोहाली शायद टीयर 2, टीयर 3 कैटेगरी में आ जाता है। और मोहाली ने पहले भी लोगों को काफी डिसअपॉइंट किया है। तो बिटवीन दिस तो मैं यही कहूंगा कि गुड़गांव बेटर ऑप्शन है। ऑब्वियसली सेम बजट के लिए मोहाली में आपको 3 to 4 टाइम्स बड़ी चीज मिल जाएगी वर्सेस गुड़गांव। और जो इन्होंने एरियाज बताए गुड़गांव के, सब प्राइम एरियाज हैं, उनमें उनको ज्यादा बड़ा अपार्टमेंट या लैंड नहीं मिलेगी। बट जो भी है काफी तेज रहती है ये मार्केट। जो पिछले 1-1.5 साल में तो काफी ही एप्रिसिएशन हुआ है ये डीएलएफ फेज 1, फेज 2 वगैरह में, जहाँ लैंड अगर आप प्लॉट्स खरीदने जाएंगे तो आपको 2 से 2.5 लाख, इवन 3 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड के हिसाब से प्रॉपर्टी हो गई, जो शायद 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी 1.5 साल पहले। तो उस तरह का ट्रेंड अभी मतलब इंटैक्ट है। चाहे मेट्रो कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, सब चीजें काफी बेटर शेप में है। तो गुड़गांव और मोहाली के बीच में तो गुड़गांव ही राइट। तो विकी साहब, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चॉइस है कि अगर आप मोहाली या फिर इवन चंडीगढ़ या उसके सैटेलाइट टाउन चुने। चंडीगढ़ में तो खैर ऐसी जमीन आपको इतनी बड़ी मिलेगी भी नहीं, और मिली तो बहुत ज्यादा महंगी होगी। लेकिन अगर आप पंचकुला बात करें, मोहाली बात करें, जीरकपुर बात करें, उनके मुकाबले गुरुग्राम की तुलना रहेगी, तो ऑलवेज आंसर जो होगा वो गुरुग्राम की तरफ ही झुकेगा। और प्राइस ट्रेंड भी यहाँ पर आपको आशीष जी ने बताया कि पिछले 1-1.5 साल में किस तरह की तेजी दिखी है मार्केट में और क्या कारण रहे हैं उसके पीछे। तो राइट, आपकी चॉइस हो सकती है गुरुग्राम। वहीं पर आप अगर कुछ देखें तो बेहतर होगा। अगली बार आप अगर कुछ देख के और आगे उस पर बात करना चाहें तो आपका स्वागत है, आप हमें फिर से लिख सकते हैं। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल लेंगे और कुछ और बातचीत देश के रियल एस्टेट मार्केट पर। छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। और आपके फोन्स, आपके मेल्स लगातार हम ले रहे हैं। तरुण शर्मा अब हमारे साथ हमारे अगले कॉलर हैं फोन लाइन पर मुंबई से। तरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या मदद करें आपकी। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरे को मालूम करना, थाने के अंदर जो हीरानंदा में वन पार्क जो सोसाइटी है, तो उसमें मैं एक 1 BHK 2 BHK फ्लैट देख रहा हूँ। तो उसी के साथ उन्होंने हीरानंदानी ने और भी अभी नए हीरानंदानी ग्रीन्स के नाम से लॉन्च किए हैं कुछ प्रोजेक्ट जो कि अभी डिलीवर हो रहे हैं। तो विच वन इज बेटर? मैं थोड़ा सा यहाँ आपसे स्पष्टता चाहूंगा सर, वो ये कि आपने जो हमें मेल भेजा था, जितना मैं देख पा रहा हूँ कि उसमें आपने हीरानंदानी पवई के बारे में पूछा और अभी आप ठाणे पे सवाल पूछ रहे हैं। तो पहले बताइए कि ठाणे या पवई? थाने मे बी इट वाज अ मिस्टेक। ओके, चलिए। तो आप कह रहे हैं क्योंकि कि हीरानंदानी ठाणे में आप देखना चाहते हैं और थोड़ा बजट बड़ा बताइए और क्या साइज देख रहे हैं? आई एम लुकिंग 1 BHK और 2 BHK ओके, and my budget is around 1.25. ओके, ठीक है। तो आशीष जी, थोड़ा सा प्रश्न है और चेंज उसमें काफी बड़ा है। पवई पर बात होनी थी लेकिन अब ये हो रही हीरानंदानी ठाणे के ऊपर। तो 1 से सवा करोड़ का बजट है और घर देख रहे हैं वहां पे। जी विपिन जी, हीरानंदानी ने जैसे आपने बताया, टच अपॉन किया है कि पवई में बहुत बड़ी टाउनशिप तैयार करी जो एक लैंडमार्क बन गया। और वैसे ही सिमिलर टाउनशिप उनकी, सिमिलर तो नहीं कहेंगे बट यस टू सम एक्सटेंट सेम पेडिग्री की एक टाउनशिप थाने में भी है, हीरानंदानी एस्टेट, जो कि काफी पॉपुलर एक लैंडमार्क की तरह है। हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में स्प्रेड आउट है वो भी। तो वहां पे 1.25 करोड़ के बजट में डेफिनेटली 1 BHK अपार्टमेंट वो देख सकते हैं अगर वो हीरानंदानी के साथ ही जाना चाहते हैं। अदरवाइज थाने में काफी सारी माइक्रो मार्केट्स हैं। पोखरान रोड है जो एक्सपेंसिव साइड पे चले जाती है, माजीवाड़ा है, फिर हाईवे के अलोंग जो एरियाज हैं। तो ऑप्शंस थाने में कमी नहीं है। बहुत सारे टाउनशिप्स भी हैं। कलपत्रू टाउनशिप बना रहा है, लोढ़ा की टाउनशिप है, पीरामल वैकुंठ करके एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है। तो इन सब में इनको 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी मिल सकते हैं सेम बजट के अंदर। थाने में ऑप्शंस और चॉइसेस की दिक्कत नहीं है। अच्छे लीडिंग डेवलपर्स हैं और थाने काफी अच्छी प्रोमिनेंट मार्केट है पूरे देश की। मतलब मुंबई की तो है ही है, मुंबई और उसके सब ऐसे अच्छी स्टेबल मार्केट है जहाँ पे सेल होती है जी। और बिकॉज कनेक्टिविटी मेनलैंड मेन सिटी के साथ इतनी अच्छी है बाय ट्रेन बाय रोड एंड ईस्टर्न सबर्ब्स काफी जहाँ पे इतना बिजनेस है, BKC वगैरह भी अप्रोचेबल है थाने से। तो ये सब बेनिफिट्स थाने को आ जाते हैं। तो 1.25 करोड़ में वो 1 BHK हीरानंदानी के साथ देख सकते हैं या 2 बेडरूम कई और बिल्डर्स के साथ देख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने एक चीज और, क्योंकि हीरानंदानी की बात ही चल रही है, जेन मैपल की बात की थी अपने मेल में। और जेन मैपल जो है वो हीरानंदानी पवई में है। वो एक बिल्डिंग है जिसमें सब ऑल 1 BHKs हैं। उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? तो इनके तो काम आ ही जाएगा और जो दर्शक समझना या जानना चाहते हैं उनके लिए भी काम का होगा। देखिए, पवई में अगर आप हीरानंदानी के साथ कुछ भी ले रहे हैं, हीरानंदानी के इतने बड़े टाउनशिप, इंटरकनेक्टेड टाउनशिप है वो, तो हर चीज आपको प्रॉपर पवई में लैंडमार्क में आपको काफी हाई रेट्स पे आती है। तो टाउनशिप या अपार्टमेंट में ऐसा कोई इशू नहीं। ऑल्टरनेटिव्स ये हो जाते हैं कि आप पवई के अराउंड चांदीवली है या अंधेरी ईस्ट है, इन सब लोकेशंस में आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। महिंद्रा है, L&T है, कई सारे और डेवलपर्स हैं, बट दे आर नॉट प्रॉपर पवई। अगर आप प्रॉपर पवई एज एन एड्रेस चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बजट ज्यादा होना चाहिए। राइट, चलिए। तो ये बात हो गई तरुण साहब की। चाहे आप हीरानंदानी ठाणे हीरानंदानी स्टेट्स की बात करें या फिर हीरानंदानी पवई की बात करें, जो और थोड़ा सा प्रीमियम प्रोजेक्ट है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, वहां पे अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसके ये आपके काम आएगा। अगले कॉलर है हमारे अनिल साहब। अनिल सिंह साहब हमें कॉल कर रहे हैं NCR से। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? हाँ, धन्यवाद जी। जी बताएं। हाँ, मेरा सवाल है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो ग्रेटर नोएडा से आगरा के लिए जो एक्सप्रेसवे है, उस पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर हैं, सेक्टर 18, 19, 20। जी जी।
तो उसमें मैंने पहले इन्वेस्ट किया था 2010 में, तो उसमें अभी बना रहना चाहिए या उसे एग्जिट करना चाहिए करंट सिचुएशन? राइट, जो डिटेल्स हमारे पास है, सेक्टर 20 में 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 2010 का, 9000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के भाव से लिया हुआ है। अब ये सवाल है, और अच्छा सवाल है, कि यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी कुछ हलचल दिखी है हमको हाल फिलहाल के वक्त में, लेकिन क्या इन्हें उसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? विपिन जी, मेरे हिसाब से तो नोएडा का गुड टाइम अब चालू हो गया है। ओके, तो खासकर अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं और स्टेट में तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग जो आपका शिलान्यास हुआ है एयरपोर्ट का, जेवर एयरपोर्ट का। तो ये तो बहुत गेम चेंजिंग इवेंट है नोएडा के लिए, जो यूपी की इस समय सबसे बड़ी सिटी बनता जा रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा को अगर आप साथ में ले लें। और इतना बड़ा स्टेट जो दिल्ली के साथ में लगती हुई सिटी है वो नोएडा है, तो काफी सारी वेल्थ जो है इस शहर में इकट्ठी हो रही है। और खासकर अभी आप कह सकते हैं कि एक इवेंट के अनाउंस होने तक और उसकी जो स्पेकुलेशन होती है उसके अराउंड प्रॉपर्टी प्राइसेस में काफी तेजी आती है। पर ऑल्टरनेटिवली अगर इस पैसे को कहीं निकाल के कहाँ ले जाएंगे? इससे अच्छा तो है कि जिस लोकेशन में आने वाले सालों में और इंफ्रा इंप्रूवमेंट होगी और उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा, तो वहां बने रहने में ही अच्छा है। बल्कि जो स्पेकुलेशन थी वो स्पेकुलेशन खत्म हो गई, अब सर्टेनिटी में आ गई कि अगले 2-3 सालों में एयरपोर्ट चालू होगा, उसके कारण और इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरफ आएगी, लोग मूव करना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छी पोजीशन में, अनलेस अनटिल इस पैसे की इनको कोई जरूरत हो, इनको तो बने रहना चाहिए के लिए। और तमाम वो लोग जिन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे पर कोई इन्वेस्टमेंट की है, अगर कोई डाउट है मन में, तो वाकई में इस इलाके का तो अच्छा वक्त अब शुरू हुआ है। जेवर एयरपोर्ट हो या तमाम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आने वाला चुनाव और तमाम चीजें, यहाँ से प्रॉपर्टी के बेहतर रेट मिलने की उम्मीदें बढ़ती हैं और आगे लॉन्ग टर्म में भी अच्छे अप्रिसिएशन का यहाँ पर चांस बनता है। तो ऐसे में अगर पैसे की कोई सख्त आवश्यकता या जरूरत नहीं है तो इसे मत बेचिए, इसमें बने रहिए, भविष्य में आपको अच्छे रिटर्न्स या अप्रिसिएशन मिल जाएंगे। चलिए, इसी सलाह के साथ हम ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल और उनके जवाब। वो जो कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में काफी अच्छी यील्ड मानी जाती है, मोस्टली बड़े शहरों में तो 1.5 से 2% ही रेंटल यील्ड आती है। तो और ये जो प्रोजेक्ट है हिंजेवाड़ी में, कोल्टे पाटिल, एक तो कोल्टे पाटिल बहुत बड़े डेवलपर हैं पुणे के, और ये बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लोग हिंजेवाड़ी के पास में यहाँ रहने के लिए आते हैं, तो रेंटल की मार्केट या इवन रीसेल की मार्केट में कोई प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए। अगर वो कहीं इसको निकाल के मे बी महालुंगे एक और एरिया डेवलप हो रहा है क्लोज टू हिंजेवाड़ी, वहां पे गोदरेज है, वीटीपी है, वहां पे ऑल्टरनेटिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हाईवे के क्लोज टू हाईवे कर सकते हैं। वो ऑप्शंस में ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कैपिटल को, अगर पूना में ही इनको बने रहना है। अदरवाइज अगर आप लाइफ रिपब्लिक को ही देखेंगे तो उसमें सैकड़ों ही अपार्टमेंट्स और सैकड़ों ही लोग रहते हैं और काफी बड़ी वास्ट कम्युनिटी है। तो एक चीज ये कह सकते हैं कि जिस एक पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत ज्यादा सप्लाई क्रिएट हो जाती है, मे बी अप्रिसिएशन थम जाती है, तो वहां से, जब भी मैं कह रहा हूँ कि वहां से कुछ फंड्स को निकाल के मे बी महालुंगे या हाईवे के अलोंग कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं। तो दैट इज द ओनली सजेशन फ्रॉम आवर साइड। ठीक है मनीष जी, तो ये रही आपके लिए सलाह और बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आशीष महाजन साहब, आपका कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और लेटेस्ट ट्रेंड से हमें अवगत कराया जो प्रॉपर्टी मार्केट में इस वक्त चल रहा है। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द शो, और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमें ध्यान से सुनने के लिए। उम्मीद यही है कि आपको आपके सवालों के, आपकी क्वेरीज के जवाब मिल गए होंगे और आप एक बेहतर डिसीजन यहाँ से ले पाएंगे। हमेशा की तरह हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप अपने सवाल हमें pg@moneycontrol.com पर भेजते रहें। अपना नाम, पता, डिटेल्स डाल दें, उसमें ज़रूर फ़ोन नंबर भी डाल दें ताकि कोई और डिटेल अगर चाहिए तो वो हम आपसे ले लेंगे। और कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपके सवालों के बेहतर से बेहतर जवाब दे पाएँ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बनाने में मदद करें ताकि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय, चाहे प्रॉपर्टी खरीदनी हो चाहे बेचनी हो, दोनों ही आसान नहीं है,